हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हमने किया था जनरल फोर्सेस के बारे में। और उसका हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया था स्टेप एल, यानी कि सोशल एनवायरनमेंट। टी से टेक्नोलॉजिकल, ई से इकोनॉमिकल, पी से पॉलिटिकल और एल से लीगल एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट क्या होते हैं उसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में आता है हमारे ट्रेडिशंस, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपुर्ब, होली। अब आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारे ट्रेडिशंस आते हैं, दिवाली आती है, ईद आती है, तो बहुत सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। कभी नोट किया आप लोगों ने इस बात का? मसलन क्रिसमस आता है तो कैंडल्स की डिमांड बढ़ जाती है, दिवाली आती है तो पटाखों की, और सबसे बड़ी बात पेंट की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे एक ट्रेडिशन है, अगर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में, कि दिवाली आती है लोग अपने घरों को सजाना शुरू कर देते हैं, डेकोरेट करना, मैक्सिमम पेंट करवाना शुरू कर देते हैं। यानी पेंट इंडस्ट्री को पता है कि हमारा पेंट सबसे ज़्यादा कब बिकता है? दिवाली से 2 महीने 3 महीने पहले। तब डिमांड सबसे ज़्यादा हाई होती है उस समय में, राइट। ऐसी रंग जो बनते हैं, पिचकारियां बनती हैं, जो गुब्बारे बनते हैं, उनको पता है कि होली जब आएगी तब उनका सबसे पीक सीजन होगा, सबसे बेस्ट टाइम होगा जब वो अपने सामान को बेच सकते हैं, डिमांड उनकी बहुत हाई होगी। इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेडिशंस। उसके बाद आता है वैल्यूज, हमारी सोच, हमारी वैल्यू सिस्टम। आप देखो, फ्रीडम की बात करें, वैल्यूज में क्या क्या था? फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, फेयर रेम्यूनरेशन टू मेल फीमेल। आपको मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। पिछले कुछ 10 सालों के अंदर में जो हमारा वैल्यू सिस्टम है लोगों का, वो काफ़ी बदल गया है। मतलब मसलन कि मेल फीमेल, अगर हम चाइल्ड की बात करें तो अगर हम लोग आज की डेट में बेटियों को बेटों के बराबर समझा जाता है, और उनको भी जैसे बेटियां बड़ी होती हैं उनको स्कूटी अवेलेबल कराया जाता है, टू व्हीलर। इसका मतलब ये हुआ कि आज बेटा हो या बेटी हो, टू व्हीलर की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। यानी पिछले 10 सालों के अंदर में वैल्यू सिस्टम चेंज होने की वजह से टू व्हीलर की डिमांड बढ़ गई है। इसलिए नहीं टू व्हीलर बहुत अच्छे चलते हैं, ये टू व्हीलर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारी सोच बदल गई है, वैल्यू सिस्टम बदल गया है। इसकी वजह से टू व्हीलर की डिमांड बढ़ गई है, और टू व्हीलर इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ है सर, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन वैल्यू सिस्टम, नॉट फॉर चेंज इन टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसको बोलते हैं वैल्यू सिस्टम। और उसके बाद आता है सोशल ट्रेंड्स हमारे। जैसे सोसाइटी में एक ट्रेंड चलता है, लोग सब उसको फॉलो करते हैं। जैसे आजकल एक ट्रेंड चला हुआ हेल्थ फिटनेस का, हर बंदा अपने आप को फिट रखना चाहता है, एक्सेप्ट मी। सोच रहे होगे, यस, हर बंदा अपने आप को फिट रखना चाहता है, हेल्दी रखना चाहता है। और ये कारण है कि आज के डेट में फिटनेस सेंटर की लाइन लगी पड़ी है यार, एक कल्चर हो गया मतलब। और आप उसमें जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, फिटनेस सेंटर में सेल्फियाँ खींच रहे हैं, ओ मेरे पसीना भाया, मेरे बाइसेप्स देखो कितने स्ट्रांग हो गए हैं, है ना। और किसी की कॉल आती है, यार जस्ट मैं मतलब पुशअप कर रहा हूँ, रुक जा अभी कॉल करता हूँ। तो एक ट्रेंड से बन चुका है लोगों को फिट रहने का, हेल्दी रहने का। तो इसकी वजह से फिटनेस सेंटर्स की डिमांड बढ़ गई है, फिटनेस इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ गई है सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ गई मेरी बात? यस। तो आप इसको याद कर सकते हैं, टीवीएस स्कूटी, टीवीएस स्कूटी। तो टी से ट्रेडिशन, वी से वैल्यू सिस्टम, और एस से सोशल ट्रेंड। ठीक है, क्लियर हो गया? टीवीएस, टी से ट्रेडिशन, वी से वैल्यू सिस्टम, एस से सोशल ट्रेंड। ये सब बातें सोशल एनवायरनमेंट में, और ये हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एग्जैक्टली कर रहे हैं। सोशल एनवायरनमेंट के बाद आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पूरा वर्ल्ड इतना सा हो गया, छोटा सा हमारे हाथ में आ गया है। आज इटली में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, हमारे हाथ में, हमारे मोबाइल में, हमारी जेब में, चलते फिरते, सुनते उठते बैठते हमारे पास अपडेट रहती है सर। इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी ने तो पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख दिया है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँगा वो हमेशा कम रहेगा। एंड यू नो इट बेटर बेटर बेटर, और आप इसको यूज़ भी कर रहे हैं इनफैक्ट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एक टाइम होता था आप स्कूल जाते थे, एक टाइम होता था आप क्लास में बैठते थे, टीचर को सुनते थे, कॉपी पेंसिल लिखते थे। आज आप अपनी पोजीशन में टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, मोबाइल पे, लैपटॉप पर, कहीं पर भी इस वीडियो को आप देख रहे हो, आराम से बैठ के सुन रहे हो,
नोट्स बना रहे हो, हेडफोन लगा करके सुन रहे हो, सर इट्स इनोवेशन। न्यू टेक्निक्स ब्रिंग समथिंग न्यू एंड बेटर। हमेशा टेक्नोलॉजी कुछ नया लाती है, कुछ बेटर लाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें पुरानी भी हो जाती हैं। ध्यान रखना, न्यू टेक्निक्स ब्रिंग समथिंग न्यू एंड बेटर, इसका मतलब नई नई चीज़ें आएंगी तो कुछ चीज़ें पुरानी भी हो जाएंगी ना सर, यानी उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। सॉरी। थ्रेट फॉर समवन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर अदर। देखो ये बात बहुत हार्ड फैक्ट है कि टेक्नोलॉजी जब भी आती है, जब भी बदलाव लेकर आती है, तो किसी के लिए थ्रेट बन जाती है और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी। जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते हैं, जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी बन जाती है। लेकिन उनका क्या, जो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते सर, उनके लिए तो बहुत बड़ी थ्रेट हो गई है। मसलन मैं आपको बताऊं कि हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ अपने स्टूडियो में बैठ करके यहाँ पर मैं पंजाब के बच्चों को भी टीच कर पा रहा हूँ। बिलीव मी, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब फ्रॉम हेयर, फ्रॉम माई स्टूडियो इटसेल्फ। मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं जो पहले नहीं कर पा रहा था वो आज कर पा रहा हूँ। लेकिन उसके बारे में क्या, जो होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो बगल में घर में जाकर ट्यूशन पढ़ाते थे, वो उसको भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जो दो घर दूर रहता है, अपने घर पर भी बुला करके नहीं पढ़ा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन पीरियड। तो टेक्नोलॉजी इज ए थ्रेट फॉर समवन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर अनदर। अगर आप अपॉर्चुनिटी के लिए इसको यूज करते हो तो इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ गेन्स, नहीं तो थ्रेट होगा ही होगा सर। डिस्कवरिंग न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। अब कंपनियां रोबोट को यूज कर रही हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कोरोना वायरस आया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने बहुत सारी नई टेक्निक्स यूज करनी शुरू कर दी, रोबोट यूज करनी शुरू कर दी। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट टाइम में बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, वो क्या बोलते हैं उसको, मास्क जो लगाते हैं मुंह पे सांस लेने के लिए, ये यार क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, जो लगाते हैं सांस लेने के लिए, जो आईसीयू में लगाया जाता है। अब वो उसके लिए इतनी कम प्राइस पर प्रोडक्शन शुरू हो गई है। सोचो, मास्क की बात करते हैं, चलो सारी बात, मास्क जहां सोच रहे थे भारत में मास्क की कमी रहेगी, सब ने घर पे बनाने शुरू कर दिए सर। न्यू टेक्नोलॉजी, काम करने के नए तरीके और नया तरीका। हमें लगा कि भैया वार्ड की, आइसोलेशन वार्ड की जरूरत पड़ेगी, वो बहुत कम होंगे। रेलवे के जो डब्बे होते हैं उसको हमने क्वारंटीन रूम्स में कन्वर्ट कर दिया। सर टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो नई चीज़ें लाती है, नई प्रोडक्शन लाती है, नए काम करने के तरीके लाती है, नई सर्विसेज लाती है, और दैट इज़ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें पुरानी भी होंगी, कुछ चीज़ें बर्बाद भी होंगी, कुछ चीज़ें आउट ऑफ डेट भी होंगी, और कुछ चीज़ों की कमी भी आएगी। कार्बन इंडस्ट्री को देख लो ना, फोटो स्टेट मशीन आई तो कार्बन से लिखने वाले जो इंडस्ट्री थी सदियों पुरानी, वो फेल हो गई, खत्म, बाहर। अब आप देखो ना, आप और मैं कितने लोग कैमरा यूज करते हैं फोटो खींचने के लिए। टेक्नोलॉजी आगे, मोबाइल में फोटोज आप खींच सकते हो, तो बस ठीक है, फिर क्या जरूरत है। डू यू यूज कैमरास? आई डोंट थिंक सो। हाँ, अगर आप कैमरे के स्पेशल फैन हो तो आप हाई डेफिनेशन कैमरेज खरीद सकते हो, लेकिन अगर मैं नॉर्मल कैमरेज की बात करूँ, नोबडी इज गोइंग टू बाय इट। मैं भी घड़ी नहीं पहन के आया रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि टाइम देखने के लिए घड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है, मोबाइल से देख लेते हैं। टॉर्च लाइट मोबाइल में आ गई, टॉर्च की समाप्ति, कोई टॉर्च लेके नहीं घूमता। सर नए काम आएंगे करने के, तो पुरानी चीज़ें होंगी होंगी और वो आउट ऑफ डेट होंगी होंगी। इसका मतलब बिजनेस को टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट करता है, करता है। देखो, फोटो सेट मशीन आउटडेट हो गई, कार्बन इंडस्ट्री आई, नहीं नहीं नहीं, कार्बन इंडस्ट्री आउटडेट होगी फोटो सेट मशीन आने की वजह से। ये इम्पैक्ट था, बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट। अब आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इट इज़ टोटली रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। यहाँ डिटेल में नहीं है, फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ इस टॉपिक को। लाइक इंटरेस्ट रेट की बात करें, पता है आपको भारत में इंटरेस्ट रेट जो है, बिजनेस लोन लेने अगर आप जाते हो तो वो करीब 8 से 9% पड़ेगा आपको। लेकिन यही बिजनेस लोन अगर आप यूएस से यूके में लेने जाते हो तो वहाँ 4% 5% पे मिल जाता है। यानी अगर मैं कहूँ कंपैरिजन में, तो बिजनेस करना वहाँ ज़्यादा आसान है, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट सस्ता है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट महंगा है। तो इसलिए अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, क्योंकि हम यहाँ बिजनेस की ही बातें कर रहे हैं, तो भारत में बिजनेस करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल रहता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अगर मैं सिर्फ इकोनॉमिक एंगल की बात करूँ तो मैं सिर्फ अभी इसी की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट की। दूसरा इकोनॉमिकल फैक्टर आता है इन्फ्लेशन रेट, महंगाई।
सोचो महंगाई कितनी जबरदस्त मार करती है ना। आम का सीजन आता है, आजकल आम का सीजन चल रहा है, तो मैंने कहा आम का एग्जांपल ले लें। अभी आम चल रहा है 120 रुपये किलो, 120 रुपीज़ पर केजी। तो आप क्या करते हो यार, आधा किलो आम दे दे, 1 किलो आम दे दे, इतना ही लेते हो और क्या। फिर रोज सोचते हो यार आज एक आम खा लेते हैं, एक कल खा लेंगे, क्योंकि 120 रुपये किलो आम है। अब यही आम जब आगे महंगाई कम हो जाएगी, आम की सप्लाई बढ़ जाएगी, आम का रेट हो जाएगा 40 रुपये किलो। अरे 5 किलो डाल दे भाई, पूरे घर वाले खाएंगे, मोहल्ले वाले खाएंगे, तसल्ली से दबा दबा कर आम खाएंगे, रोज मैंगो शेक पियेंगे। तो सर इन्फ्लेशन रेट से भी आपकी डिमांड सप्लाई प्रॉफिट पर फर्क पड़ता है। चीजें महंगी होंगी तो लोग कम खरीदेंगे, चीजें सस्ती होंगी तो ज्यादा खरीदेंगे। फिर आता है चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल। ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। वो इनकम जिसको आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, यानी कि लुटा सकते हो देसी भाषा में। देखो इनकम का कुछ पार्ट होता है जो हम अपने घर के खर्चों के लिए यूज करते हैं, उसके बाद जो सरप्लस इनकम है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टूडेंट था मेरा, मैं उसको पढ़ाता था। तो वो कहता है सर मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी। मैंने कहा क्यों पढ़ाई लिखाई नहीं करनी बेटा। कहता है देखो सर मैं इकलौता लड़का हूँ, मेरा घर है, घर में भी कुछ फ्लोर्स है जो रेंटल इनकम आती है, इसके अलावा 2 दुकानें हैं वहाँ से भी रेंटल इनकम आती है, और बहुत अच्छी रेंटल इनकम आती है, 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है। घर भी अपना, दुकानें भी अपनी, गाड़ी भी अपनी, रेंटल इनकम भी आ रही है। तो सर मेहनत करके क्या करना है, ऐश करे ना। अब आप सोचो कि अगर आप उसकी जगह पर हो, मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, क्योंकि इट्स ऑल अनस्टेबिलिटी, तो आपको पढ़ना लिखना जरूर चाहिए और आपको बिजनेस को और ग्रो करना चाहिए। मैंने उसको भी समझाया कि बेटा आज जिस लेवल पर आपके पापा ने बिजनेस स्टैंड किया उसको 10 गुना और लेकर के जाओ और उसके लिए पढ़ो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास एक फिक्स इनकम आ रही है 5 लाख रुपए महीने की, तो कहाँ खर्च करोगे आप। आपका घर अपना है, गाड़ियाँ अपनी हैं, कपड़े आप ले चुके हो, कितने कपड़े खरीद लोगे आप। हर महीने आ रहे हैं तो उसको आप डिस्पोज ऑफ करते हो। डिस्पोज ऑफ कहीं ना कहीं ऐसी जगह खर्च करने की कोशिश करते हो जहां पर कि आपको सेटिस्फेक्शन मिले। अब मैं रिवर्स बात करता हूं। अगर मान लीजिए ये डिस्पोजेबल इनकम वहीं खर्च की जाती है जहां यूनिक चीजें हों, जैसे पेंटिंग की बात करें, एंटीक आइटम की बात करें, लग्जरी कार की बात करें, वो तभी आदमी खरीदेगा जब उसके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी। तो रिवर्स सोचो कि अगर आप ऐसी आइटम बेच रहे हो जो यूनिक है, एंटीक है, कॉस्टली हैं, उनको कौन खरीदेगा। वही खरीदेगा जिसके डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी। यानी कि आपका माल वहीं बिकेगा माय डियर जहां पर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी। अगर डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा नहीं है तो आपकी यूनिक आइटम, सेटिंग आइटम्स नहीं बिकने वाली है। इसलिए सोच समझ के बिजनेस करना। वैल्यू ऑफ रूपी की बात करें, रूपी की वैल्यू की बात हम करते हैं डॉलर के कंपैरिजन में। अभी जैसे डॉलर जो चल रहा है 75 रुपीज़ चल रहा है, यानी कि अगर आप यूएस जाना चाहते हो और 1 लाख डॉलर्स आपको चाहिए तो आपको 75 लाख रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे, तो आपको 1 लाख डॉलर मिलेंगे आपको। नियर फ्यूचर में जैसे आज यूएस के हालात चल रहे हैं, हो सकता है, देखिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं चाहता नहीं कि ऐसा हो, किसी के साथ भी ऐसा ना हो, बट जैसी इकोनॉमिक कंडीशंस या बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है, कल को अगर यूएस का डॉलर की वैल्यू गिर जाती है, मान लीजिए 60 पर आ जाती है, तो 1 लाख डॉलर के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने होंगे, 60 लाख रुपए, यानी कि 15 लाख रुपए की बचत हो जाएगी आपको। तो ये फर्क पड़ता है वैल्यू ऑफ रूपी का। रूपी की वैल्यू डॉलर्स में कंपेयर करेंगे आप अलग होगी, यूरो में अलग है, पॉन्ड्स में अलग है, दिनार में अलग है, और शिलिंग्स में अलग है ना। हर कंट्री की करेंसी के साथ अगर आप रुपी को कंपेयर करेंगे, इसकी वैल्यू सब जगह पर अलग अलग होती है। इसका मतलब अगर आप रुपीज लेकर के आप करोड़पति हैं, मान लीजिए आप अमेरिका जा रहे हैं, तो आप वहां के कंगालपति हो जाएंगे, मसलन आपके डॉलर्स मिलेंगे आपको बहुत कम। लेकिन यही रुपीज लेकर के आप अफ्रीकन कंट्री में चले जाते हैं तो आप बिलियनियर बन जाएंगे, वहां के रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे, क्योंकि रुपी की वैल्यू बड़ी स्ट्रांग है अफ्रीकन कंट्री की करेंसी के मुकाबले, और अमेरिकन करेंसी के मुकाबले काफी वीक है। तो वही सेम रुपीज अमेरिका जाते हो तो आपको लगेगा कुछ भी हाथ में नहीं आया, और अफ्रीका जाते हो तो आपको लगेगा वी आर रिचेस्ट पर्सन। दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ रुपी। फिर आता है स्टॉक मार्केट इंडाइसेस।
स्टॉक मार्केट कंडीशंस। देखो स्टॉक मार्केट जो होती है ऑफ कोर्स वो किसी भी कंपनी को उसकी परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन क्या आप ये बात मानोगे कि लॉकडाउन की वजह से जो स्टॉक मार्केट एकदम गिरी, जिसमें एक दिन के अंदर कई लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ, वो नुकसान किसकी वजह से हुआ? क्या कंपनी ने खुद नुकसान किया उसका? क्या किसी कंपनी ने चाहा कि ऐसा नुकसान हो? नहीं। स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे गिरी जैसे ही लॉकडाउन अनाउंसमेंट हुआ। अनाउंसमेंट होते साथ ही स्टॉक मार्केट की वैल्यू नीचे गिर गई, कंपनियों की वैल्यू नीचे आ गई। जेफ बेजोस का बिजनेस जो ऑनलाइन था, अमेजोन का, बिल्कुल खल्लास, क्योंकि अमेजोन से डिलीवरी बंद होनी शुरू हो गई, बिल्कुल बंद कर दी डिलीवरी। अब आप खुद सोचो कि जब स्टॉक मार्केट गिरती है या बढ़ती है, उसकी वजह से कंपनी की वैल्यू बढ़ती और गिरती है, क्या स्टॉक मार्केट हमारे हाथ में है? नहीं। स्टॉक मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब हम चैप्टर करेंगे फाइनेंशियल मार्केट, मैं आपको लाइव मार्केट में लेके जाऊंगा। बिलीव मी, बहुत मजा आएगा जब हम फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर करेंगे ना आपके साथ में, मैं आपको लाइव मार्केट में लेके जाऊंगा। हाँ, आई विल शो यू लाइव मार्केट, मार्केट कैसे चलती है, कितनी डीमैट अकाउंट्स हैं, हमारी वैल्यू कितनी है, कितने शेयर होल्डर्स हैं, सब दिखाऊंगा आपको लाइव। यस, बहुत मजा आएगा उस चैप्टर में। लेकिन स्टॉक मार्केट की वजह से कंपनीज की वैल्यू बढ़ती घटती है जो हमारे हाथ में नहीं है। दैट इज द पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो इंपैक्ट करता है हमारे बिजनेस को। फिर आता है ग्रॉस मार्केट प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्शन जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब सप्लाई उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा सप्लाई होगी माय डियर, डेफिनेटली प्राइस फॉल करेगा, क्योंकि जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाती है प्राइस फॉल करता है। मुझे याद है एक बार टमाटर की खेती इतनी ज़्यादा हो गई थी कि टमाटर की सप्लाई इतनी ज़्यादा मार्केट में हो गई थी कि डिमांड, अब डिमांड तो लिमिटेड ही रहेगी ना यार। आप टमाटर थोड़ा सा स्टोर कर लोगे, कैचअप बना लोगे, अब ऐसा तो है नहीं कि आलू की जगह टमाटर की सब्जी खाना शुरू कर दोगे, वो तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ना। तो एक लिमिट तक की डिमांड थी, सप्लाई उसकी ओवर हो गई, प्राइस इतना फॉल कर गया कि जो किसान उस टमाटर को बेचना चाहते थे उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तक नहीं निकल रही थी। लास्ट में उसको पंजाब के जो किसान थे उनको टमाटर को हाईवे पर फेंकना पड़ा, क्रश करने के लिए, वेस्ट करने के लिए, कि सप्लाई कम हो जाए और उनके टमाटर का कुछ मूल्य उनको मिल जाए। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ये आपको वाक्य मिल जाएगा, टॉपिक, राइट। तो ये था हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसमें इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम, वैल्यू ऑफ रुपीज, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस और ग्रोस मार्केट प्रोडक्ट इकोनॉमिकली हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। ओए होए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हमारे सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल कंडीशंस, स्टेबिलिटी, पीस इन द कंट्री, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बिजनेस को बहुत ही लार्ज स्केल पर इम्पैक्ट करती हैं। देखो पॉलिटिकल कंडीशंस जैसी जहाँ की होगी वैसा वहाँ का एनवायरनमेंट होगा। और इसका रीसेंट एग्जाम्पल में बात करूँ तो अगर हैदराबाद की बात करूँ तो वहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशंस अलग हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशंस अलग हैं। अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं वहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशंस अलग हैं। तो बिजनेस करने के तरीके, वहाँ पर पीस, वहाँ पर गवर्नमेंट का एटीट्यूड, ये भी अलग अलग है और डेफिनेटली ये बिजनेस को इम्पैक्ट करता ही करता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक लाइव एग्जाम्पल पॉलिटिकल कंडीशंस का। हैदराबाद में क्या किया, हैदराबाद ने जब आईटी सेक्टर्स इंडिया में आए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, जब कंपनियां भारत में आने लगी तो हैदराबाद की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ पर आओ, हमारे यहाँ पर आकर के अपना बिजनेस सेटअप करो, हम आपको सड़कें बना करके देंगे, आपको 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, आपसे टैक्सेस भी नहीं लेंगे। कंपनी ने कहा और क्या चाहिए हमें, अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, 24 आवर्स पावर सप्लाई मिल जाए और टैक्सेस भी ना देने पड़े तो मैक्सिमम कंपनी हैदराबाद में जाकर सेटल डाउन हो गई। ठीक है, इसलिए आज हैदराबाद को हम साइबराबाद भी कहते हैं, निक नेम, पेट नेम होता है ना, पालतू नेम, जैसे घर में आपको भी किसी प्यारे नाम से बुलाते होंगे, गोलू मोलू करके, है ना। ऐसे हैदराबाद को पॉपुलरली हम साइबराबाद के नाम से बुलाते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड विद साइबर। साइबर क्या होता है, आईटी सेक्टर। साइबर लॉ के बारे में सुना होगा ना आपने, साइबर लॉ यानी आईटी से रिलेटेड लॉ। तो इसलिए हम प्यार से हैदराबाद को साइबराबाद भी बुलाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल
एनवायरनमेंट। फिर आता है हमारा इसके बाद में लीगल एनवायरनमेंट, लॉ। लीगल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? इट कंसिस्ट ऑफ गवर्नमेंट और एक्ट पास्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मैं लाइव इम्पैक्ट बताता हूं। मैंने एग्जांपल आपके सामने कोट किया था पहले भी, ध्यान से देखिए जरा। ये मेरे पास में सैनिटाइजर की बॉटल है। जब इसको मैं लेने गया, सैनिटाइजर की बॉटल को लेने गया, इट इज कंसिस्ट ऑफ 25 रुपीज नाउ। अभी इसका प्राइस 25 रुपये है। और जिसने मेरे को बेची, ही टोल्ड मी कि बिफोर दिस लॉकडाउन इतनी सैनिटाइजर की जो बॉटल थी वो 90 रुपीज़ की आती थी, 90 रुपए की। अभी 25 रुपए की आती है। तो मैंने बोला यार ऐसा क्यों, इतना सस्ता कैसे हो गया एकदम से? उसने बोला क्योंकि गवर्नमेंट ने, आई रिपीट, गवर्नमेंट ने असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर में इसको डाल दिया है। आई रिपीट, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट। गवर्नमेंट ने इमीडिएटली सैनिटाइजर को असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में मेंशन कर दिया। यानी अब इसका प्राइस कोई भी कंपनी खुद डिसाइड नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट डिसाइड करके उसको बताएगी और उसको उसी हिसाब से बेचना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लीगल एनवायरनमेंट, लॉ, कानून। मेरी बात समझ आ गई? मास्क का प्राइस भी गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया, लॉ। नहीं तो ये सैनिटाइजर 90 की जगह पर 150 की जगह 200 का भी बिकता। और ये शुरू शुरू में कुछ लोगों ने कहा, मीडिया ने भी कहा कि बहुत ज्यादा ओवर प्राइस पर बिक रहा है कोरोना के चक्कर में। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डाल दिया, जिसकी वजह से ये कानूनन प्रतिबंधित हो गया और इसका प्राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। नाउ इट इज अवेलेबल इन रुपीज ऑफ 25 ओनली। सर इसको बोलते हैं कंसिस्ट ऑफ गवर्नमेंट और एक्ट पास बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बिजनेस पे इंपैक्ट होता है। जजमेंट ऑफ कोर्ट्स, बैन ऑन गुटखा, कोर्ट का जजमेंट आता है, गुटखा पर बैन लग जाता है। जैसे अभी भी लॉकडाउन में लॉ है कि जितने भी गुटखा, सिगरेट है, ये सब बिल्कुल बिक नहीं सकते, बिल्कुल इसकी सप्लाई बंद है। तो सोचो आईटीसी सेक्टर कंपनी जो है, आईटीसी कंपनी जो सिगरेट बेचती है, गुटखा बेचती है, उस कंपनी का क्या होगा? या ऐसी कंपनियां जो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचती हैं, उन कंपनियों का क्या होगा? उनको तो बहुत भयंकर नुकसान होगा इस समय में। और रिटेल सेक्टर की कंपनियों की बल्ले बल्ले है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि रिटेल सेक्टर जो है उसका सामान सारा का सारा दिखेगा लॉकडाउन के अंदर में भी, उसको कोई रोका नहीं जाएगा। इसलिए आप देखो ना, रिटेल सेक्टर की कंपनियों को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनको बल्कि फायदा हो रहा है, ओवर सामान बिक रहा है इस समय में। दैट इज बिकॉज ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। इसमें क्या क्या आता है? कोई गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, कोई एक्ट पास होता है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कोई जजमेंट पास होता है जो कोर्ट के द्वारा, वो लीगल एनवायरनमेंट में आता है। डिसीजंस टेकन बाय एजेंसीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट की कोई एजेंसी भी डिसीजन लेती है तो वो भी लीगल एनवायरनमेंट में आएगा। अभी आपने देखा कि रिसेंटली एक नया केस आया, चाइना के बैंक ने इस लॉकडाउन के पीरियड में जब मंदी की मार पूरा वर्ल्ड झेल रहा है, चाइना ने इमीडिएटली कई 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया एचडीएफसी बैंक में, और एचडीएफसी बैंक का कुछ शेयर एक्वायर कर लिया। उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई फॉरेनर कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, हम उसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इस मंदी के दौर में ऑफ कोर्स सिर्फ चाइना की कंपनी क्या, पूरे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां कोशिश करेंगी कि भारत में जो भी कंपनियां डूब रही हैं उनके शेयर्स खरीद लिए जाएं, उसमें मालिकाना हक जता लिया जाए, क्योंकि कंपनियां डूब रही हैं, शेयर मार्केट डाउन जा रही है। तो इमीडिएटली गवर्नमेंट ने क्या किया, एफडीआई के नॉर्म्स को बदल दिया, ताकि ऐसा ना हो कि मंदी की मार के अंदर में हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां डूब जाएं और बाहर की कंपनियां उस पर अपना हक जमा लें। सर ये लीगल एनवायरनमेंट है। अगर गवर्नमेंट ये डिसीजन नहीं लेती तो बहुत सारी कंपनियां भारत की विदेशी कंपनियों में कन्वर्ट हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि सारे एनवायरनमेंट, चाहे वो सोशल हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हैं, चाहे वो लीगल हैं, ये सारे के सारे हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है स्टेप एल, एस से सोशल एनवायरनमेंट, टीवीएस, ट्रेडिशन, वैल्यू एंड सोशल ट्रेंड्स।
उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड दिस इज लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।